अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये जो अपना काम है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, अपने काम का आगाज हम कर रहे हैं टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग से। टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग के हवाले से हम ऑर्गेनाइजेशन की ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर सबसे पहले तो दो क्लासिफिकेशंस करते हैं। देखिए, जो आम तौर पे फर्म्स पोजीशनिंग करती हैं प्रोडक्ट्स की, पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग करती हैं, इसमें आम तौर पे कंपनीज जो है वो दो हिस्सों में अपनी स्ट्रेटेजी को चलाती हैं या दो में से एक ऑप्शन देती हैं। एक होता है जिसके अंदर ये कंसंट्रेटेड मार्केटिंग करती है, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। और दूसरा तरीका जो इनके पास होता है वो होता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अब ये दो बड़ी जामिया स्ट्रेटजीज होती हैं और फिर एक स्ट्रेटजी इस तरह से भी फॉलो की जाती है जिसको हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहते हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसमें मैटर करती है वो ये है कि एक तरीका कार ये है कि हम जो है वो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग करते हैं जिसमें एक से दो पर्टिकुलर मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी के ऊपर हम कंसंट्रेट कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत बड़ी मार्केट की तरफ जाएं। हम कंसंट्रेट कर लेते हैं स्पेसिफिक नीश की तरफ कि भाई पूरी मार्केट को पकड़ेंगे, शायद मार्केट बड़ी है, हमारे काबू ना आए, लेकिन अगर उस मार्केट में से कोई यूनिक सेगमेंट पिक कर लेंगे और उसी को टारगेट करके बैठ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हम ज़्यादा कामयाब हो जाए। इसलिए हमने इसको कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कहा। तो बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट पकड़ें और फिर उसको आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसके अंदर हम जो है वो काम करें तो शायद इतने रिसोर्सेज हमारे पास ना हो। तो बहुत सारी कंपनीज है, रोलेक्स है, रोल्स रॉयस है, ये तमाम कंपनीज क्या करती हैं, ये बजाय इसके कि बहुत बड़ी मार्केट को पकड़ने की बजाय एक स्पेसिफिक हिस्सा मार्केटिंग का, जिसको हम सेगमेंट कह सकते हैं, उसी को पकड़ते हैं और उसी पे रख के कंसंट्रेट करते हैं। तो ये कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कहलाती है। दूसरा तरीकाकार ये है कि मार्केट को सेगमेंटेड कर लें। यहाँ तो आपने किया ये है कि सेगमेंटेड करने की जरूरत ही नहीं, आपने एक नीच पकड़ा, एक टारगेट पकड़ा, उसको ले लिया, उसी को कंसंट्रेट कर दिया और छोटा सा पार्ट था मार्केटिंग में। लेकिन दूसरा ये है कि मार्केट के डिफरेंट टुकड़े कर लें, सेगमेंटेड कर लें और फिर हर सेगमेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, उसके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट करें। तो इसको हम कहेंगे ये डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। दरवाज़ा बंद ना करें, तो बच्चे भी अपने ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होते हैं, उनका भी शोर शामिल हो जाता है और हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा भी ऑनलाइन शोर शामिल हो जाता है। वो हमारे जो घर में रीडिंग रूम्स हैं ना वो बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जो है वो तो फिर शोर जो है बाहर का भी मिक्स हो जाता है, इसके दरवाज़ा
बंद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कि मेरे घर में जो रीडिंग रूम्स हैं वो सब के एक ही जगह पे आके हैं। मतलब ये आप कह लीजिए कि हर एक ने स्टडी जो हो पड़तले बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, हमने अलग ही। अच्छा नहीं है। तो बहरहाल ये है कि यहाँ यहाँ फिर हमने इंटरनेट भी अच्छा रखा हुआ है, बाकी चीज़ें भी अच्छी रखी हुई हैं, ताकि अगर ऑनलाइन ऑनलाइन जाना पड़े तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी तरफ से अच्छी अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन बहरहाल एनीवे, तो कोशिश हम कर रहे थे कि डिफरेंशिएटेड, देखिए बात ये है कि कंसंट्रेटेड में तो मैंने आपको बताया ना कि वो मसला ही नहीं है कि आपने कुछ ज़्यादा सेगमेंटेशन करनी है। आपको जो एक सेगमेंट चाहिए था, ये एक स्पेसिफिक मार्केट का पार्ट चाहिए था, वो मिल गया। आपने उस पार्ट के ऊपर ही कंसंट्रेट करके अपना काम चला दिया। लेकिन डिफरेंशिएटेड में तो आपको सेगमेंटाइज करना है, और वो कल एक लंबा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि अगर मार्केट को डिफरेंशिएट ना किया जाता तो टोयोटा की एक ही कार होती, होंडा की एक ही कार होती, सुजुकी की एक ही कार होती। यकीनन डिफरेंशिएट किया गया है, क्लासिफिकेशन की गई है, उसी वजह से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। कोई छोटी गाड़ी है, कोई दरमियानी गाड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी है, तो उसकी वजह ये सेगमेंट डिफरेंशिएट किए गए हैं। तो इसको डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहेंगे कि हर सेगमेंट के लिए अलग प्राइस करके अलग गाड़ी ऑफर की गई है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग यही होती है। तो सबसे पहली बात जो आ गई वो आ गई कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसके अंदर आप एक छोटा सा पार्ट ऑफ मार्केटिंग पकड़ते हैं, जो आपको सूट कर रहा है उसको पकड़ते हैं आप, और आप उसके लिए प्रोडक्ट बना लेते हैं। डिफरेंशिएटेड के अंदर आप अपनी मार्केट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर का बना लेते हो। हर पार्ट के अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं, जिनको हम सेगमेंट कहते हैं, और उनके लिए अलग अलग हम ऑफरिंग देते हैं। अच्छा, अब एक तरीका ये हो सकता है कि ऐसा किया जाए कि पूरी मार्केट को, एक ऐसा भी तरीका हो सकता है, यानी हम एक ऐसा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं कि बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाए, पूरी मार्केट को एक ही तरीके से ट्रीट कर दिया, जिसको अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग कह सकते हैं, और हम इसको मास मार्केटिंग भी कहते हैं। कि पूरी की पूरी मार्केट को एक ही प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर दिया जाता है, इसलिए हम इसको मास मार्केटिंग कहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट में मास मार्केटिंग होती है, जैसे माचिस जो है वो सबके लिए सेम ही होती है। मैच बॉक्स बनाने वाली कंपनियां ज़्यादा क्लासिफिकेशंस नहीं करती, वो एक ही मैच बॉक्स बनाती हैं, वही सिगरेट वाले को, वही चाय वाले को, वही घर वालों को, यानी डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो इसको हम कहेंगे अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग है। इसके अंदर लिटिल कंसर्न फॉर सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन के साथ ज़्यादा इसका कंसर्न भी कोई नहीं। अच्छा, और मैच बॉक्स की मार्केटिंग भी ऐसी ही है कि मतलब अगर आप देखें तो उसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। मतलब मैं एक दफ़ा मैं गया एक बंदे से माचिस लेने, उसने कहा जी ये माचिस बड़ी आला आपको दे रहे हैं हम, बड़ी कार्बोनाइज्ड माचिस। मैंने कहा भाई बात ये, हमने तो आग लगानी, हमें क्या लगे, तुम नॉन कार्बोनाइज्ड थे तो चिंगारियाँ उड़ाती फिर, हमने तो आग लगानी। तो बहरहाल एनीवे ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती। तो हम कहते हैं ये तीन चीज़ें हैं। एक ये कि एक खास पार्ट मार्केटिंग का लिया, उसी पे फोकस कर दिया, ये कंसंट्रेटेड है। एक मार्केट के डिफरेंट पार्ट्स कर दिए, और उन पार्ट्स के अंदर जो कस्टमर है वो सेम करेक्टरिस्टिक्स के होने चाहिए, उनके लिए अलग अलग ऑफरिंग कर दी। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग हो गई, पूरी मार्केट को एक ही प्रोडक्ट ऑफर कर दिया, तो ये अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहलाएगी। तो ये हो गई जिसको आप कहते हैं टारगेटिंग के तरीके। अब जाहिर है पोजीशनिंग के भी अपने अपने डिफरेंट तरीके हैं, जिसके अंदर कुछ मैनेजमेंट का पार्ट में हम मेरा ख्याल है हम F1 में पढ़ चुके हैं। पोजीशनिंग के डिफरेंट तरीके, जिसके अंदर मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ है। तो यहाँ पे जो है वो चार डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। एक स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं कि बेसिस ऑफ कंपटीशन के अतबार से लो कास्ट और डिफरेंशिएटेड। इसके अंदर एक कॉस्ट लीडरशिप है जी, एक आपकी डिफरेंशिएशन है, एक कास्ट फोकस स्ट्रेटजी, और एक डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटजी। हम इन चारों को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी जो है वो कहलाती है आपकी लो कास्ट स्ट्रेटजी।
اب یہ اسٹریٹجیز کیوں بنا رہا ہوں، وہ اس لیے بنا رہے ہیں بھائی، پہلی بات تو یہ کہ ڈفرینٹ ویز آف دا فرم ٹو اچیو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. ہر فرم کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج لینے کا طریقہ دوسری فرم سے مختلف ہو سکتا ہے. دوسری چیز، مین کمپیٹیٹیو فورسز ان این انڈسٹری سملر نہیں ہوتی، وہ مختلف ہوتی ہیں. اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈفرینٹ فورسز کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح ہاؤ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ڈیولپمنٹ ود ان دا فرم کنٹریبیوٹ ٹو اٹس کمپیٹیونیس. کے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور ڈیولپمنٹ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹورڈ کمپیٹیونیس آف دا فرم. فرم کی کمپیٹیونیس میں کتنا رول پلے کرتی ہے اور کیسے رول پلے کرتی ہے. یہ وہ چیزیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں آپ کے سے کنسرن سے. اب جہاں تک سوال ہے اس کے اندر کے جو 4 اسٹریٹجیز آپ کے سامنے، اس کے اندر ایک تو ہے آپ کی کاسٹ لیڈرشپ. کاسٹ لیڈرشپ میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم لو کاسٹ پروڈیوس کریں گے، لیکن کاسٹ کو اتنا منیمائز کر دیں گے کہ لویسٹ پاسبل کاسٹ کر کے پروفٹ اچھا بنا لیں گے، اور پرائس کی بنیاد پہ کمپیٹ کریں گے. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ارن ہائیسٹ پروفٹ پر یونٹ. اس کی وجہ یہ کہ کاسٹ آپ نے منیمائز کر لی. ٹھیک ہے، کاسٹ منیمائز کرنے سے الٹیمیٹلی آپ کا منافع زیادہ ہو جائے گا، اور جو مقابلہ آپ کریں گے وہ لو پرائس آفرنگ کی مدد سے کریں گے. لیکن لو پرائس آفرنگ کرنے میں بھی آپ جو فائدہ اٹھائیں گے وہ لو کاسٹ کا بڑا فائدہ اٹھا کے اچھا منافع کمائیں گے. یعنی دوسرے الفاظ میں جو ہماری دیسی زبان میں کہا جاتا ہے، سستا بنائیں گے اور سستا بیچیں گے. سستا بنائیں گے اور سستا بیچیں گے، لیکن یہ اتنا کچھ سستا بنائیں گے کہ جس سے ہمارا پروفٹ مارجن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے. پروفٹ مارجن میں ہمارے کچھ زیادہ ہمیں دقت نہ ہو. اب یہ جو ہے اسٹریٹجی، یہ اڈاپٹ کس نے کی ہے؟ یہ جاپنیز موٹر ساری ہی یہ فالو کرتی ہیں، سوزوکی، ٹویوٹا، ہونڈا. سستا بناؤ سستا بیچو. ایون امریکن کمپنی فورڈ میں بھی اسی اسٹریٹجی کو فالو کرتی ہے. کیا اسٹریٹجی ہے؟ کاسٹ کو کم کرنا ہے، ماس پروڈکشن کر کے، اکانومیز آف اسکیل لے کے کاسٹ اتنی کم کر دینی ہے کہ چیز سستی سے سستی پڑے، اور لو پرائس آفرنگ کے اوپر اس کو بیچتے ہیں. لیکن پروفٹ مارجن پھر بھی اچھا خاصا کمانا ہے، کیونکہ کاسٹ منیمائز ہونی چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہماری لو کاسٹ اسٹریٹجی. اب جو ہماری دوسری اسٹریٹجی ہے وہ کوالٹی لیڈرشپ ہے. کوالٹی لیڈرشپ کی اسٹریٹجی یہ کہتی ہے کہ جی آپ ایکسٹرا کوالٹی پروڈیوس کریں گے، اور جب آپ ایسی ویلیو چین بنائیں گے جو ایکسٹرا کوالٹی پروڈیوس کر رہی ہے، تو پھر آپ اس کے اگینسٹ ایکسٹرا مارک اپ بھی چارج کریں گے، یعنی پرائس ہائی رکھیں گے. تو یہاں پہ اسٹریٹجی ہے وہ ہے ہائی کوالٹی اینڈ ہائی پرائس. کوالٹی ہائی ہے تو پرائس بھی ہائی ہوگی. تو لہٰذا ہم کہیں گے ہائی کوالٹی ہائی پرائس. ٹھیک ہے، اگر کوالٹی ہم نے اچھی دی ہے تو ہم اس کے اگینسٹ کچھ ایکسٹرا مارک اپ چارج کریں گے اگینسٹ کوالٹی. یہ جو ایکسٹرا مارک اپ ہم چارج کر رہے ہیں، ایکچولی یہی ہمارا مین گین ہے. جو ایکسٹرا مارک اپ ہم چارج کر رہے ہیں ایکچولی یہی ہماری گیم ہے، یہی ہمارا گین ہے. یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ کافی زیادہ انوویٹو کمپنیز نے اڈاپٹ کی ہے، جیسے جرمن موٹرز میں مرسیڈیز ہے اور BMW ہے. امریکن کہتے ہیں ہماری جیگوار بھی یہ اسٹریٹجی فالو کرتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ لکسس بھی سیم اسٹریٹجی فالو کرتی ہے. کہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہے تو ہائی پرائس چارج کریں گے. اب یہ جو گاڑیاں آپ جانتے ہیں یہ لائف ٹائم ہوتی ہیں، میرا خیال ہے آپ آئل چینج کرتے رہیں، پیٹرول بڑھاتے رہیں اور چلاتے رہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو ہم بات کر رہے تھے ایک اسٹریٹجی کیا بنائی ہم نے، سستا بنائیں گے سستا بیچیں گے، لیکن اتنا کوئی اکانومیز آف اسکیل اچیو کریں گے، اتنا کچھ سستا کریں گے کہ ہمارا منافع ٹھیک ٹھاک ہو جائے. یہ اسٹریٹجی ہے سوزوکی، ٹویوٹا، ہونڈا اینڈ فورڈ کمپنی کی. دوسری اسٹریٹجی کیا ہے؟
हाई क्वालिटी देंगे लेकिन हाई प्राइस चार्ज करेंगे और एक्स्ट्रा मार्कअप लेंगे क्वालिटी के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी है जर्मन मोटर्स में मर्सिडीज BMW और जापानीज में लक्सिस और अमेरिकन में जैगवार की। लेकिन एक तरीकाकार ये है कि हम इतनी मुसीबत में पड़े क्यों, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक फोकस स्ट्रेटेजी ले लें। फोकस स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि हम एक मार्केट में एक ही टुकड़ा पकड़ते हैं और डिफ्रेंसिएशन कर डालते हैं और एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ते हैं और उसी के लिए काम कर लेते हैं, बजाय कि 3 4 5 मुख्तलिफ सेगमेंट्स की बजाय एक ही सेगमेंट ले लेते हैं। ये काम जो है आमतौर पे फोकस स्ट्रेटेजी का ये उस सेगमेंट के लिए किया जा सकता है जिसका कोई यूनिक लाइफस्टाइल है, ये लोग दूसरों से इंतहाई ज़्यादा मुख्तलिफ हो। यही वजह है कि हम इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंटरप्रेन्योर फ्लेयर लाते हैं, स्ट्रॉन्ग नॉलेज की बुनियाद के ऊपर हम ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। और ये स्ट्रेटेजी फॉलो करती है रोल्स रॉयस कंपनी और फरारी कंपनी, कि हर एक के लिए काम करें ना, आप एक खास सेगमेंट ले लें और उसके लिए आप ऑर्डर पे ही गाड़ियाँ तैयार करें और उन्हीं के लिए आप ज़्यादा काम करें। हम इसे कहते हैं ये हमारी फोकस स्ट्रेटेजी है, ये हमारी पर्टिकुलर फोकस होना सेगमेंट है। ये स्ट्रेटेजी आमतौर पे फॉलो की जाती है जिसके लिए काम है, तो इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं मैं कर रहा। देखिए मैं आपसे अभी एक सवाल पूछता हूँ कि अच्छा जी, इस वक्त जो टॉप क्लास मोबाइल है मार्केट में वो कौन सा है, मतलब ये एक मोबाइल सबसे ऊपर है, कौन सा है? आप कमेंट्स में लिख लीजिए, अभी पता लग जाएगा जी कि पहला सबसे ऊपर ब्रांड आप कौन सा रखेंगे। तो आप सब बच्चों ने कहा कि एप्पल को रखेंगे। अच्छा, दूसरा कौन सा रखेंगे? जी, दूसरा कौन सा रखेंगे? तो दूसरा सब बच्चों ने कहा कि सर दूसरा जो रखेंगे वो हम दूसरा जो रखेंगे वो सैमसंग को रखेंगे। अब ये आप देख लीजिए मैप बन गया आपका, ठीक है जी। तो इसी तरह हर जगह होता है कि हम कस्टमर की राय से एक मैप बना। अब ये जो मैपिंग है इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो थी मार्केटर्स डिसाइड अपॉन competitive पोजीशन दैट इनेबल देम टू डिस्टिंग्विश ओन प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर ऑफ देयर कंपेटिटर। अब जो मार्केटर है इसकी मदद से अपने प्रोडक्ट की और दूसरे प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है उसका अंदाजा करें कि अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिर कहाँ होता है। इससे पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी बड़ी आसानी से सामने आ जाती है कि अच्छा हमें अपना प्रोडक्ट कहाँ पर रखना चाहिए और किस ग्रुप में रखना चाहिए। तो पहली बात ये है कि परसेप्चुअल मैपिंग कर दी जाए, टॉप पे ब्रांड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और फिर उसके अंदर मार्केटर आराम से सोचे कि यार इनमें से हमारा प्रोडक्ट किस ग्रुप में फॉल करता है। तो फिर अच्छा आसानी से जो है आप उसकी पोजिशनिंग करें। इसके अंदर यकीनन हम जो है वो दो वेरिएबल्स की बुनियाद पे से लेके चलते हैं, जैसे कि कोई भी पैनल डायग्राम या कोई भी डायग्राम में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, तो दो वेरिएबल रखते तो एक प्राइस हो सकता है कि प्राइस की बुनियाद पे, और एक जो है इसके अंदर हो सकता है कि आप जो है रखें क्वालिटी, प्राइस और क्वालिटी। तो दो बुनियादों पे आप कह देंगे कि ये प्राइस पे भी हाई है और वैसे भी हाई है, तो आईफोन आ गया यहाँ, सैमसंग आ गया जी यहाँ, ठीक है जी, हुआवे आ गई जी। इस तरह करके आप एक पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं दो वेरिएबल्स की बुनियाद के ऊपर, एक वेरिएबल प्राइस कर लें, एक वेरिएबल क्वालिटी कर लें। तो तीन बातें मैंने कही। पहली बात मैंने ये कही कि परसेप्चुअल मैपिंग में कंज्यूमर से पूछ के एक चार्ट बना लेते हैं कि टॉप पे ब्रांड कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। मार्केटर फिर उन तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अपने प्रोडक्ट को किसी एक ग्रुप में टक्कर पे डाल देते हैं कि इस ग्रुप की टक्कर का हमारा प्रोडक्ट है। जैसे ओप्पो को देखें तो वो हवावे को compete करता है, और
अगर आप देखें कि जो फ़ोन है अपना वीवो, ये वीवो, ये यहाँ तक वीवो एंड ओप्पो एक दूसरे को वो टक्कर देते हैं। हवावे दोनों में से थोड़ा सा फिर ऊपर आ जाता है और वो किसी हद तक सैमसंग को जाके टक्कर देता है। लेकिन ये दोनों ही मिलके कभी भी आईफोन को टक्कर देने की कोशिश नहीं करते। सैमसंग बाद प्रोडक्ट्स में मार्केट में कम्पीट करने की कोशिश करता है उसको। इस तरह हम जो है वो क्वालिटी एंड प्राइस की बुनियाद पे क्लासिफाई कर लेते हैं। लेकिन जब हम इनको नेम देने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे है जो लो प्राइस और लो क्वालिटी पे काम कर रहे होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं ये है डिस्काउंटर्स। ये वो लोग हैं जो बिजनेस में कट करके कॉस्ट और कट करके प्राइस जो है वो सर्वाइवल की कोशिश करते हैं। तो ये जो है कोशिश करते हैं, टाइम करते हैं कि बड़ी डेकोरेटिव एफर्ट करके सर्विस फ्रेंडली चीज बना के जो अपने काम को चलाने की कोशिश करें। तो चूंकि ये यहाँ क्वालिटी में भी थोड़ा नीचे होते हैं और प्राइस में भी, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये डिस्काउंटर्स हैं। दूसरे जो है वो उनको हम कहते हैं कि ये मटेलर्स हैं। मटेलर्स हैं compete करते हैं ऑन प्राइस बट ऑफर मोर एंड बेटर रेंज। ये प्राइस पे compete जरूर करते हैं लेकिन ये ज़्यादा बड़ी रेंज ऑफर करते हैं और कस्टमर सर्विसेज में बेहतरी लाते हैं, इसलिए उससे ऊपर आ जाते हैं। तो हम इनको कहते हैं मेन मार्केट मेटालर्स। तो ये मेटालर्स, लेकिन सबसे पहले जो है वो डिस्काउंटर्स हैं और दूसरे जो है ये हैं मेटालर्स। और जो तीसरे हैं उनको हम कहते हैं हाई क्वालिटी रेंज। ये लोग जो होते हैं ये दोनों तरफ खासा काम दिखाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी और प्राइस भी फिर ऑब्वियसली इनकी दूसरों से बेहतर होती है, क्वालिटी में बेहतर होते हैं और प्राइस में बेहतर होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप 3 ऑफर जो होती है ये हाई क्वालिटी रेंज होती है। अब जो चौथे होते हैं वो आप ये कह सकते हैं कि ये डेलीकेट्स होते हैं। डेलीकेट केट्सन्स यानी कि डेलीकेट किस्म का प्रोडक्ट लेके आते हैं, क्योंकि प्राइस में भी बहुत हाई होते हैं और क्वालिटी में भी बहुत ऊपर आते हैं। तो ये स्पेशलिस्ट आइटम होते हैं जिनका प्राइसेस आर वेरी हाई, इनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। चलिए हमें इससे नहीं ज़्यादा ज़हन खपाने की ज़रूरत है। बस सीधी सी बात है, जो लो प्राइस है, लो क्वालिटी है, हम उसको डिस्काउंटर कहते हैं। जो उससे ज़रा ऊपर आता है, ज़्यादा वैरायटी ऑफर कर रहा होता है, वो रिटेलर है। और जो उससे ऊपर आता है वो हाई क्वालिटी रेंज वाले कंपनीज होती हैं और उससे ऊपर आते हैं तो वो डेलीगेट्स होते हैं। डेलीगेट्स होते हैं। अच्छा, और ये जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी और बड़ी टॉप प्राइस चार्ज करते हैं। हमें जो इम्पोर्टेंट बात देखनी है वो ये करनी है कि बाय मिस्टेक भी किसी स्ट्रेटेजिस्ट को कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि अपना प्रोडक्ट ऐसी जगह ले जाए जहाँ कोई भी प्रिवेल नहीं करता। यानी ये ग्रेट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह पोजीशन करें जहाँ पे कोई कस्टमर नहीं, कोई ग्रुप नहीं। आपको जो भी करना है, आपको इन चारों में से किसी एक ग्रुप में ही अपने प्रोडक्ट को ले जाके खड़ा करना है, वरना आपका प्रोडक्ट ऐसी जगह खड़ा हो जाएगा जहाँ कोई दूसरा नहीं। और जहाँ कोई दूसरा नहीं होगा फिर वहाँ कख भी नहीं होगा, सीधी बात। अब यहाँ पे जरा वक्फा बराए अजान कर लिया जाए। अजान शुरू हुई।
अच्छा जी, तो यहाँ पे हम 4 बातें कह चुके हैं कि ये 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। इनमें से किसी एक पे ले जाके अपना प्रोडक्ट रखना है आपने। ऐसा नहीं करना कि ऐसी जगह रख दें जहाँ पे कोई भी प्रिवेल नहीं करता, ये जहाँ मैंने स्टैरिक लगाया कोई भी नहीं, कि एक भी ग्रुप नहीं, या ऐसी जगह जहाँ पहले कोई भी प्रिवेल नहीं करता, तो फिर आपकी एफर्ट वेस्ट होने का चांस होता है। तो इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। आपके सवालात सुन लेता हूँ पहले में, कोई सवाल ना हो आप लोगों के पास। जी शाबाश, मैं कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ, अगर कोई सवाल है आपको। नहीं है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। ठीक हो गया, इसको भी मैं रोक देता हूँ मैं, और इसको भी हम बंद कर देते हैं स्लाइड को। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे आज के। आज का तीसरा टॉपिक जो है वो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में सबसे पहली चीज तो जहन में आपके ये होनी चाहिए, तो मार्केटिंग रिसर्च में सबसे पहली चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि देखिए, मार्केटिंग रिसर्च जो है वो मार्केटिंग रिसर्च जो है जिसको आप कह रहे हैं कि तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ मेरी, एक मिनट यार, आवाज सही नहीं जा रही है। तो मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से मैं आप दोस्तों से जो बात करूंगा उसके अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मार्केटिंग रिसर्च जो है इसकी बुनियादी टेक्निक्स दो हैं। बुनियादी टेक्निक मार्केटिंग रिसर्च की दो हैं। एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसके अंदर जितना भी काम होता है वो किसी न किसी डेटे या क्वांटिटेटिव यानी नंबरिक डेटे की मदद से होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में अक्सर ओपिनियंस पूछी जाती हैं, राय ली जाती हैं, डिस्कशंस की जाती हैं। आमतौर पे ये इस तरह से रिसर्च होती है।
تو دیکھا جائے تو کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو میں جو بنیادی فرق ہے، یہاں پہ میں 1 منٹ کے لیے رکتا ہوں، ذرا میں پانی لے ہوں تو آ کے آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ. اللہ اکبر. اچھا جی، سوری فار انٹرپشن. ہم بات کر رہے تھے مارکیٹنگ ریسرچ کے حوالے سے. ہم نے کہا مارکیٹنگ ریسرچ 2 اینگل سے ہوتی، ایک کوالٹیٹیو اینگل سے ہوتی ہے اور ایک کوانٹیٹیو اینگل سے ہوتی ہے. کوانٹیٹیو اینگل سے جب بات کرتے ہو آپ لوگ تو یہ مقدار ہے، یعنی نمبر. تو آپ نمبر میں سرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، یو ڈیل ان نمبرس، یو ڈیل ان فیگرس، تو یہ فیگرس میں بات ہوتی ہے. لیکن جب کوالٹیٹیو کی بات کرتے ہو تو یہاں اوپینین ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو یہ دو ان کی مین کیٹیگریز ہیں. لیکن جب آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کی بات کرتے ہو تو یہ فیگر اور یہ نمبر کہاں سے آتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. دیکھیے جو فیگرز اور نمبر ہیں اس کے ہمارے پاس 2 طرح کے سورسز ہوتے ہیں. ایک تو پبلش سورسز ہوتے ہیں جو پہلے سے کسی نے پبلش کیے تھے کسی اور مقصد کے لیے، ہم انہیں کو استعمال کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا
सेकेंडरी डेटा है, ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। और दूसरी तरफ जो हमारे अगर डाटा पहले से कलेक्टेड नहीं तो ज़ाहिर है हम डाटा खुद कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, कोई क्वेश्चनर फिल करा के लाएंगे, तो फिर हम इसको कहेंगे ये प्राइमरी डाटा। इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च की दो इकसाम बना दी है आपने, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हमने कहा इसमें ओपिनियन है, डिस्कशन है, लेकिन क्वांटिटेटिव है, नंबर है, फिगर्स है, डेटा है। सवाल ये डेटा कहाँ से आता है, तो डेटे के दो सोर्सेज हैं जो पहले से यूज़ हो चुके हैं किसी काम के लिए, हम उन्हें सेकेंडरी डाटा कहते हैं, और जो इस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद कलेक्ट करके लाएंगे वो उसको आप प्राइमरी डाटा कहते हैं। अब ये जो दोनों डाटा की ब्रांचेज हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो यहाँ पे रिसर्च में ये दोनों ही इस्तेमाल होती हैं मार्केटिंग रिसर्च में, और नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं डेटा के कलेक्शन के लिए। तो चलें सबसे पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी रिसर्च में एक तरीकाकार ये है कि आप डाटा जो है एक क्वेश्चनर बनाएंगे, सवालनामा, और वो सवालनामा जो है वो ऑनलाइन भेज सकते हैं, फेस टू फेस भेज सकते हैं, टेलीफोन के ज़रिए किसी को बात करके फिल कर सकते हैं, और इसके अंदर आप डाटा इकट्ठा करेंगे, तो इसको हम कहेंगे ये है क्वेश्चनर मेथड, सवालनामे का तरीका, क्वेश्चनर का तरीका। तो एक तरीका ये है, अक्सर आपने देखा होगा लोग आते हैं आके कहते हैं सर ये क्वेश्चनर फिल कर दें हमारी, फलां फलां चीज़ आप यूज़ करते हैं, तो ज़रा आप ऐसा करेंगे उनसे आप ज़रा एक सवालनामा फिल कर दें। तो ये एक तरीकाकार होता है। दूसरा तरीकाकार जो होता है वो होता है फोकस ग्रुप का। फोकस ग्रुप के अंदर आप लोगों का एक कलेक्शन ले आते हैं, और उस कलेक्शन को आप कहते हैं जी आपने बहस में इन्वॉल्व होना है, डिस्कशन करनी है, और उस डिस्कशन की को जो है आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वहाँ से आप जो है वो फीडबैक ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई नया प्रोडक्ट आया, तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए दे दें कोई 800-900 लोगों को, और फिर उनमें से कुछ ओपिनियन लीडर्स को बुलाएं, उनमें हम डिस्कशन करवा लेते हैं, और डिस्कशन करा के उसके बारे में बात फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मैंने नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है, अब मुझे नहीं पता ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी है, बाकी मामला, तो मैं कोई कुछ लोगों में सैंपल बेस के ऊपर वो बाइक चलाने के लिए दे देता हूँ, ये नहीं उनको दे देता हूँ, बाइक चलाने के लिए उन्हें दे देता हूँ, वो चलाते हैं, चलाने के बाद फिर मैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ, चले आइए ज़रा बैठ के बहस करते हैं। तो एक बंदा बोलता है जनाब ये तो शॉक ही फाड़ गया, बस नंबर 1 हो गया यार, इसके शॉक ठीक करने पड़ेंगे। दूसरे ने भी यही कहा, तीसरे ने भी यही कहा, जी इंजन तो ठीक है, आवाज़ कोई नहीं, स्पीड अच्छी है, एक खड्डे में लगती है तो जनाब कमर में बड़ी दर्द होती है। तो ये इस तरह से हम मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका फोकस ग्रुप का तरीका। अब आगे आ जाते हैं, तो एक तरीका ये भी है कि हम किसी से कोई सवाल नहीं करते, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का तरीकाकार अक्सर आपने देखा होगा कि जो नेस पाक के लोग हैं वो अक्सर सड़कों पे खड़े होते हैं, न किसी से कुछ नहीं पूछते, बस देख रहे होते हैं बेचारे, काउंट कर रहे होते हैं, अच्छा जी इस तरफ से गाड़ियां कितनी गुजरी, उस तरफ से कितनी गुजरी, उससे वो अंदाजा कर रहे होते हैं कि सिग्नल को कैसे मैनेज करना है, सिग्नल को कैसे हमने जो है मैनेज करना है, और सड़क किस साइड से ज़्यादा एक्सटेंड करनी चाहिए, किस साइड से नहीं करनी चाहिए, तो वो काउंट करते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मॉनिटर करती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, ब्रोशर्स, वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो बनाती हैं, और वहाँ से मालूमात जो है आपके लिए इकट्ठी करती हैं, और इन एडिशन टू डैट वो कस्टमर बिहेवियर नोटेड डाउन करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो ऑब्जर्वेशनल व्यूज़ हैं वो भी रिसर्च का हिस्सा बन जाते हैं। अब एक तरीका ये होता है कि आप इंटरव्यू कर लीजिए। इंटरव्यू जो है उसके अंदर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चनर वो बंदा अकेला तो फिल नहीं कर सकता, तो क्वेश्चनर के साथ जाके बात करके इंटरव्यू कर लीजिए। तो ये जो इंटरव्यू आप कंडक्ट करते हैं इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा मालूमात जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका कार है क्या जी, इंटरव्यू कर लिया जाए। अब एक क्वेश्चनर का तरीका हो गया, एक जो है आपका तरीकाकार हो गया जिसके अंदर आप लोगों से ओपिनियन लेते हैं, फोकस ग्रुप हो गया। एक तरीकाकार आपका हो गया ऑब्जर्वेशन का,
اور ایک طریقہ کار انٹرویو کا ہو گیا، اور ایک طریقہ کار ہو گیا ایکسپیریمنٹیشنز کا۔ ایکسپیریمنٹیشنز کے اندر ہم جو ہے وہ تجربہ کرتے ہیں باقاعدہ کہ جی میں آپ کو جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ طرح کے سوٹ لے کے دیتا ہوں، ایک نشاد کا، ایک آپ کو جے ڈاٹ کا سوٹ لے دیتا ہوں، ایک میں آپ کو جو ہے وردہ کا سوٹ لے دیتا ہوں، اور میں اس کو بڑی اچھی ایک ہی جیسی ڈیزائننگ کٹنگ کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ اچھا جی یہ روزانہ 3 دن آپ نے پہننا ہے ایک ایک۔ پھر میں کہتا ہوں آ جائیں جی ایکسپیریمنٹیشن ہوگی، آپ اس کے اوپر ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور آپ سے رائے لیتے ہیں کہ اچھا جی اس میں سے بیسٹ کون سا رہا، کون سا دقت امیز تھا، کون سا کس میں کیا فیچر تھے۔ تو کس بنیاد پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان میں سے تینوں میں سے آپ کون سا خریدیں گے تو آپ کا بائنگ ڈیسیژن کیا ہوگا اور کیوں ہوگا؟ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر ہم تھوڑی سی ایکسپیریمنٹیشن سے معلومات جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے ہیں۔ اچھا تو یہ ہو گیا آپ کے وہ طریقہ کار جن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پرائمری میتھڈس ہیں، یعنی بنیادی میتھڈ ہے پرائمری ڈیٹنگ۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے میتھڈز بھی ہیں جس کے اندر ڈیٹا ہم اکٹھا نہیں کرتے بلکہ سیکنڈری سورسز سے استعمال کر لیتے ہیں، وہ پہلے سے پبلش ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ 2 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکنڈری کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا موجود ہے ہم اس کے اندر ایک کوریلیشن نکال لیتے ہیں۔ کوریلیشن آپ جانتے ہیں بچے، آپ نے ریگریشن انالیسس بھی پڑھا ہوا ہے، کوریلیشن انالیسس بھی پڑھا ہوا ہے۔ کوریلیشن اور ریگریشن انالیسس یہ ہوتا ہے کہ کوریلیشن ایک ہمیں پیرامیٹر دیتا ہے جو -1 سے لے کے +1 تک کی ویلیو دیتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے، پہلی بات ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے، اور ریلیشن شپ کی ٹائپ کیا ہے۔ 2 ویریبل کے درمیان نیگیٹو سائن ہے تو ریلیشن شپ نیگیٹو ہے، پازیٹیو سائن ہے تو ریلیشن شپ پازیٹیو ہے، اور ویلیو جتنی 1 کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے، اور جتنی 1 سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ریلیشن شپ ویک ہے۔ تو یہ ہم نکالتے ہیں اس کی مدد سے۔ لیکن جو ریگریشن انالیسس ہے اس کے اندر تو آپ سب بچے جانتے ہیں، ہم ایک لائن نکالتے ہیں y=a+bx، یعنی ٹرینڈ لائن نکال لیتے ہیں۔ اس ٹرینڈ لائن سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ ویریبل کا ٹرینڈ کس طرف ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے۔ یہ بھی آپ سب بچے یقیناً اس سے واقف کار ہیں۔ تو ایک کوریلیشنل ہو گیا، ایک آپ کا ریگریشن ہو گیا، ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویریئنس انالیسس۔ ویریئنس انالیسس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ ڈیٹا ہے اس سے ہمارا ویریئنس کتنا ہے، فرق کتنا ہے۔ اور آپ نے اکثر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن یا ویریئنس کا نام سنا ہوگا کہ کتنا فرق ہے، کتنے لوگ اوپینین سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی اوپینین میں ویریئنس کتنا ہے، ایک ہی ڈائریکشن پہ سب اوپینین دے رہے ہیں یا کچھ لوگوں کی اوپینین میں فرق ہے، یا ہر بندے کی اوپینین دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ہم کہہ دیں گے اس کو ہم ویریئنس کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے یہ ایک ٹریک پہ نہیں ہے، یہ اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ٹریک سے ہٹ جانے کیا ہے، یہ ویریئنس کہلاتا ہے۔ تو اسی کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ویریئنس ہے۔ اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے یہ ہے ویریئنس انالیسس۔ اب اس کی مدد سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا باقی ماندہ میتھڈ ہیں جس کے اندر ہم کوالٹیٹیو کو لے آتے ہیں، تو جو کوالٹیٹیو ایشوز ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم ایک تو فور کاسٹنگ کر لیتے ہیں، کریٹیکل ایلیمنٹ کی مدد سے ہم موجودہ جو ہماری اوپینین ہوتی ہیں اس کی مدد سے ہم مستقبل کے متعلق رائے قائم کر لیتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ اس کے اندر اوبیسلی جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہم ان کی رائے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، چونکہ وہ پہلے بھی ہو جاتا ہے، گاڑی چلانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا ایلیمنٹ سامنے آئے تو کیا رسپانس ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس سے اندازہ کر لیتے ہیں، فور کاسٹنگ کر لیتے ہیں کہ فیوچر میں ڈیمانڈ اس پروڈکٹ کی کتنی ہوگی، مارکیٹ میں کتنا رائز آئے گا۔ تو اس طرح ہم جو ہے مارکیٹرز کی رائے سے فور کاسٹنگ کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین ہے
تو میں مان لوں گا کہ ایکسپرٹس کی رائے سے ہم جو ہے اندازہ کر لیتے ہیں، فور کاسٹ کر لیتے ہیں، ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ پروفیٹیبلٹی فیوچر میں کتنی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری یہ چیز ہے کہ ہم مارکیٹ ڈیمانڈ کا بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ کسٹمر گروپ کا سائز کیا ہے، ٹائم پیریڈ کتنا ہے، جیوگرافیکل ایریا کتنا ہے، مارکیٹ انوائرمنٹ کیسی، تو اس سے ڈیمانڈ کا اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کتنا کو بکے گا، اس کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی فیوچر میں، اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے وہ پوٹینشیل ڈیمانڈس کے اندر ہم یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ انڈسٹریل سیلز کتنی ہوں گی، مارکیٹ شیئر کتنا ہوگا ہمارا، یعنی پوری انڈسٹری کی کتنی سیل ہوگی اور اس کے اندر ہمارا شیئر کتنا ہوگا، یہ بھی ہم اندازہ کر لیتے ہیں پوٹینشیل اوپینین کی مدد سے، یا آپ یہ کہہ لیجیے ڈفرینٹ لوگوں کے اوپینین سے۔ اس کے اندر دو چیزیں بڑا کام کرتی ہیں، ایک سیلز فورس اوپینین جو کہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہمارے پروڈکٹ بیچتے ہیں ان کی رائے، اور دوسری ایکسپرٹس کی اوپینین ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہیں ان کی کیا رائے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے ہمیں اوپینین دے دیتی ہیں، اور ایکسپرٹس کی رائے جو ہے وہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ پہلے سے چونکہ اس مارکیٹ میں وقت گزار چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کافی زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے فیوچر ٹرینڈز کیا ہو سکتے ہیں، تو یہ اندازہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ظاہری بات ہے ہم پوسٹ سیل انالیسس کر لیتے ہیں، پری سیلز نہیں، پوسٹ سیلز انالیسس کر لیتے ہیں کہ سیلز کتنی کو ہوگی، اور بعض اوقات ہم ٹیسٹ مارکیٹ ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کر لیتے ہیں، ورائٹی آف ڈفرینٹ ٹرائل سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے کنزیومر کی اوپینین کیا ہو سکتی ہے، اس کی انٹینشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ اس طرح ہم ڈفرینٹ طریقوں سے کوالٹیٹیولی بھی چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے اندازہ ہو جائے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہوگی، تاکہ اس کے مطابق ہم زیادہ رسپانسو ہو سکیں، ٹائملی پروڈکٹ کی سپلائی دے سکیں، ٹائملی پروڈکٹ کو اویلیبل کر سکیں لوگوں کے لیے۔ سو دیز آر وائی وی ورکس فار دیٹ۔ تو یہاں پہ آ کے میں اپنی جو بات ہے اسے سم اپ کر دیتا ہوں، ڈن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سب لوگوں سے جو ہے وہ اوپینین کے لیے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آج کے لیکچر کے بارے میں رائے دے دیجیے تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ لیجیے۔ یار یہ مصیبت ہے۔ ابھی یہ بہت زیادہ سوالات اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے کویشچن آنسر باکس میں، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ جو بھی کہتے ہیں وہ اتنی سلولی میرے تک پہنچتا ہے، یا بعض اوقات جو بھی آپ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں وہ کہیں رک جاتے ہیں راستے میں، بھی تو لگتا ہے۔ تو اگر آپ بات سمجھ آ گئی تو جی لکھ کے انٹر کر دیجیے، میں مان لوں گا جی آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ میں نے جتنا بھی آپ کو پڑھایا اس کی ریکارڈنگ میں نے کر لی ہے، یہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا، 2-3 ریکارڈنگ کل کی بھی پڑھی ہوئی ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے آج رات کو اپلوڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو آج رات کو انشاءاللہ یہ ساری ریکارڈنگز آپ تک پہنچ جائیں گی۔ تو سی یو انشاءاللہ، کوشش کیجیے گا ان تمام چیزوں کو آپ جو ہے اچھے طریقے سے ریوائز کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کل انشاءاللہ آپ سے سیم ٹائم بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ اللہ حافظ۔